अंशु एक बात बताइए, जीवन जीने के लिए एक सार्थक जीवन जीने के लिए, एक सामान्य जीवन जीने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? मेरे ख्याल से 3 चीज़ों की। अच्छा। और वो है कि स्वस्थ रहने के लिए खाना जी। यानी रोटी, तन ढकने के लिए कपड़ा, ठीक है। और सर छिपाने के लिए छत यानी कि एक सुंदर सा छोटा सा प्यारा सा खुद का घर। जी। लेकिन एक बात बताइए, मुझे ध्यान में आया कि आपने भी तो हाल ही में एक घर लिया है और आपने पार्टी भी नहीं दी उसकी। पार्टी छोड़िए अंशु, क्योंकि घर बनाना, देखिए ऐसा कहते हैं मकान बनवाना जीवन के सबसे बड़े अनुभवों में से एक होता है। खर्चा ही इतना हो गया, पार्टी की बात कर रही हैं। तो क्या ये सारा खर्चा, सारा पैसा आपने अपनी पॉकेट से किया था? देखिए पॉकेट से करना होता तो अभी क्या का क्या ही हो जाता। वो तो शुक्र है, धन्यवाद दें कि बैंक्स हैं और बैंक से मिल जाता होम लोन है। अच्छा। तो मैंने होम लोन अवेल किया और होम लोन लेकर मैंने अपना मकान बनवाया। ओके, तो क्या प्रोसीजर था होम लोन का? कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला? कैसे आपने इसके लिए आवेदन किया, बताओ ना मुझे। इतने सारे सवाल अभी आप बचा कर रखिए, क्योंकि हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे, होम लोन के विषय में हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम गेस्ट से आपका परिचय करवाएं, आइए नजर डालते हैं होम लोन के एक ब्रीफ अप पे। एक महल हो सपनों का। हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि उसका अपना एक घर हो, भले ही छोटा हो लेकिन अपना हो, जहां वो सुकून से रह सके। भागती दौड़ती जिंदगी और उन घर खर्चों के पहाड़ को देखकर इंसान की हिम्मत टूटने लगती है। इसी डगमगाई हिम्मत की हौसला अफजाई करता है होम लोन। यदि आपको होम लोन चाहिए तो इसके लिए आपको कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। सबसे पहले आपको बता दें कि सभी बैंक और अनेक हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां यानी HFC घर, फ्लैट और जमीन पर घर बनवाने के लिए होम लोन प्रदान करती हैं। तो आइए जानते हैं कि किन लोगों को होम लोन मिल सकता है। आवेदक को भारतीय निवासी होना जरूरी है। अनिवासी भारतीय यानी NRI और भारतीय मूल का व्यक्ति यानी PIO होना चाहिए। आवेदक का क्रेडिट स्कोर 750 या उससे अधिक होना जरूरी है। लोन लेने वाले की न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई है, लेकिन कुछ बैंक न्यूनतम आयु 21 वर्ष तय करते हैं। जहां तक अधिकतम आयु सीमा है तो वो आमतौर पर लोन मैच्योरिटी के समय 70 वर्ष है। कुछ बैंक अधिकतम आयु सीमा अवधि को 75 वर्ष तक बढ़ा देते हैं। जो आवेदक नौकरी करते हैं उनका कार्य अनुभव कम से कम 2 वर्ष का होना चाहिए। जो आवेदक बिजनेस करते हैं उनका व्यापार कम से कम 3 वर्ष पुराना होना जरूरी है। आवेदक की न्यूनतम सैलरी कम से कम 25,000 रुपए प्रति माह होनी चाहिए। न्यूनतम मासिक आय का नियम हर बैंक और लोन संस्थानों में अलग अलग तय कर रखा है। इन शर्तों को पूरा करने वाले योग्य स्त्री पुरुष होम लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदक को प्रॉपर्टी की कुल वैल्यू का 90% तक लोन मिल सकता है। तो इसके लिए कुछ दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। होम लोन के लिए आवश्यक दस्तावेज पहचान प्रमाण, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस आदि में से किसी एक की कॉपी। आयु प्रमाण, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं कक्षा की मार्कशीट, बैंक पासबुक और ड्राइविंग लाइसेंस में से किसी एक की कॉपी। निवास प्रमाण, बैंक पासबुक, वोटर ID, राशन कार्ड, पासपोर्ट, यूटिलिटी बिल जैसे टेलीफोन बिल, बिजली बिल, पानी का बिल, गैस बिल इत्यादि और NIC पॉलिसी रिसीट या रसीद में से किसी एक की कॉपी। आय प्रमाण, फॉर्म 16 की कॉपी, हाल ही की सैलरी स्लिप, पिछले 3 वर्षों की IT रिटर्न यानी ITR और इन्वेस्टमेंट प्रूफ यदि कोई हो तो। गैर नौकरी पेशा के लिए पिछले 3 वर्षों का इनकम टैक्स रिटर्न, बैलेंस शीट और कंपनी या फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट, बिजनेस लाइसेंस की जानकारी और बिजनेस के पते का प्रमाण इत्यादि। प्रॉपर्टी से संबंधित दस्तावेज, सोसाइटी या बिल्डर से NOC, घर के निर्माण में होने वाले खर्च का विस्तृत अनुमान, रजिस्टर्ड सेल अग्रीमेंट, अलॉटमेंट लेटर और बिल्डिंग प्लान की मंजूरी की कॉपी।
इन दस्तावेजों के अलावा भी बैंक या लोन संस्थान अतिरिक्त दस्तावेज भी मांग सकता है। जहां तक होम लोन पर ब्याज दरों की बात करें तो ब्याज दर सभी बैंकों और लोन संस्थानों की अलग-अलग तय है। भारत सरकार होम लोन लेने पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत टैक्स बेनिफिट प्रदान करती है। होम लोन पर मिलने वाले टैक्स बेनिफिट से आप हर साल अच्छी खासी बचत कर सकते हैं। आपको नया घर मुबारक हो। आप रहिए मस्त, व्यस्त और स्वस्थ। तो हम भी दे देते हैं आपको अग्रिम बधाई और अग्रिम शुभकामनाएं। अगर आप घर खरीदने का प्लान कर रहे हैं या घर बनाने का, मकान बनाने का प्लान कर रहे हैं, पैसे से जुड़ी कहीं किल्लत है, दिक्कत है, तो होम लोन तो है ही। आज हम होम लोन के विषय में बात करेंगे, हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़े होंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई संशय है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है होम लोन के संबंध में, तो आप हमारे स्टूडियो में डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो का नंबर आप ज़रूर नोट कर लीजिए, 011 दिल्ली का STD कोड लगाइएगा। नंबर है 23097532। इस नंबर पर कॉल करके सीधे स्टूडियो में मौजूद एक्सपर्ट से आप होम लोन के विषय में जानकारी या प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आइए, देरी किस बात की, इंट्रोड्यूस करवा देते हैं हमारे आज के मेहमान से। हमारे साथ विशेष रूप से मौजूद हैं जनरल मैनेजर फ्रॉम बैंक ऑफ महाराष्ट्र श्रीमती संतोष दुलर जी। संतोष जी, आपका बहुत स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में। थैंक यू मयंक एंड थैंक यू अंशु, इस शो में आमंत्रित करने के लिए, डीडी मॉर्निंग शो में। थैंक यू वेरी मच। संतोष जी, बातचीत की शुरुआत करें। जैसे कि हमने अभी AV क्लिप में भी दर्शकों को बताया, होम लोन, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एक लेमैन के लिए बताइए, होम लोन अगर वो लेना चाहता है तो कहाँ कहाँ से ले सकता है? अगर एक इंसान को ये फील होता है कि जो उसका सपना होता है एक हाउसिंग लोन लेने के लिए, उसके लिए जी। कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं, जी। जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, NBFCs हैं, जहां से वो लोन ले सकता है। सभी के रेट ऑफ इंटरेस्ट में थोड़ा डिफरेंस होता है। इसके लिए मैं सभी को अपनी तरफ से एक सलाह देना चाहती हूँ कि हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स में पहले अप्रोच करें और वहाँ से लेते हैं तो कम ब्याज दर पे हम अपना लोन ले सकते हैं हाउसिंग जी। लोन। संतोष जी, क्राइटेरिया की अगर बात करें तो क्या क्राइटेरिया है, कैसे आवेदन किया जा सकता है? यस, जब हम आवेदन करते हैं तो उसमें हमें एज लिमिट का ध्यान रखना पड़ता है कि एक 21 साल की उम्र का आदमी जब वो अपने करियर की शुरुआत करता है, उसी टाइम पे वो सोचने लगता है कि मुझे अपना एक घर भी खरीदना है। सो एकदम राइट समय पे वो 21 साल की उम्र में एलिजिबल हो जाता है हाउसिंग लोन के लिए। उसका इनकम का क्राइटेरिया ये रहता है कि उसका टोटल इनकम किसी भी स्लैब में हो, वो लोन के लिए पात्र रहता है। और डिडक्शन नॉर्म्स जो हैं उसके इनकम के अकॉर्डिंगली 80% तक डिडक्शन नॉर्म्स में वो लोन ले सकता है। मान लीजिए किसी की मंथली इनकम अगर 1 लाख है और उसके डिडक्शन नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली 80% जो है डिडक्शन होके उसको लोन मिलता है, तो अनुमानन हम मान सकते हैं कि 1 करोड़ रुपए तक का वो 90 लाख से 1 करोड़ के बीच में उसको लोन की सुविधा उपलब्ध हो सकती है। संतोष जी, तो मैक्सिमम अमाउंट की अगर लिमिट बात करें, सैंक्शन कितना मैक्सिमम हो सकता है किसी भी कस्टमर को, और उसकी मैक्सिमम टेन्योर कितनी हो सकती है हाउसिंग लोन की? यस, मैक्सिमम अमाउंट की कोई सीमा नहीं है। आपके प्रॉपर्टी का जो कॉस्टिंग है उसके अकॉर्डिंगली हम करते हैं। मार्जिन जो है 90% तक वो हाउसिंग लोन उसमें ले सकता है, जितना भी उसकी प्रॉपर्टी का कॉस्ट है। और अगर उसका मैक्सिमम लिमिट जो है वहाँ पे कोई भी सीमा निर्धारित नहीं है, वो मैक्सिमम कितनी भी अमाउंट का लोन ले सकते हैं। जी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है लुधियाना पंजाब से, केसरी बात कर रही हैं। केसरी, नमस्कार, अपना प्रश्न पूछिए। केसरी, अगर आपको हमारी आवाज मिलती है तो अपना प्रश्न पूछिए संतोष जी से। सर, हमें होम लोन लेना है। जी जी। तो हमने लुधियाना में जसपाल बागर में एक जमीन खरीदी है 70 गज की। जी। सर, उसे बनवाने के लिए लेना है। जी। तो हमें कहाँ संपर्क करना पड़ेगा? जी, आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, बैंक में, पब्लिक सेक्टर बैंक में, प्राइवेट सेक्टर बैंक में अप्रोच कर सकते हैं। जी। और वहाँ पे आप जाकर अपना जो प्लॉट परचेस किया है उसके लिए भी अगर आपको लोन लेना है तो 75% तक मैक्सिमम लोन लिया जा सकता है। अगर मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करूं तो हम 75% देते हैं, बाकी बैंकें भी ऑलमोस्ट इसी रेंज में ही
परसेंटेज लगभग सब बैंक्स का अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्राइटेरिया रहता है और ये डिपेंड करता है आपकी आय कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको लोन मिल जाएगा, सैंक्शन होता है। Yes. मैम अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें, कौन से डॉक्यूमेंट्स इस प्रोसीजर में लगते हैं, उस बारे में बताइए। उनके लिए उनका इनकम प्रूफ, उनका रेजिडेंस प्रूफ, उनका आइडेंटिटी प्रूफ, उनके अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ्स के, इनकी रिक्वायरमेंट होती है। और ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद में और उनका इनकम के लिए फॉर्म 16 उनको रिटर्न का कॉपी दे सकते हैं। और अगर उनके पास नहीं है तो वो इनकम सर्टिफिकेट देके भी अपना लोन ले सकते हैं। और मैम लगभग समय कितना लगता है लोन सैंक्शन होने में, अप्रूव होने में? 48 आवर्स का हम टाइम मानते हैं कि एक लोन लेने में लगता है, बिकॉज प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ते हैं बैंक में, और उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे उसका सर्च और वैल्यूएशन एडवोकेट और वैल्यूअर से किया जाता है। और अगर प्रॉपर्टी के दस्तावेज अगर सही माने जाते हैं तो बैंक में इमीडिएटली उसका 1 दिन माना जाता है सर्च और वैल्यूएशन का, और नेक्स्ट डे प्रोसेसिंग होके दूसरे दिन तक हम मान के चलते हैं कि उनका लोन उनको उपलब्ध हो संतोष जी, सकता है। कई बार जैसे आपने प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स की बात की, कई कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी बहुत पुरानी होती है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, Yes. और काफ़ी पुरानी प्रॉपर्टीज़ के रजिस्टर्ड डीड्स वगैरह नहीं मिल पाते हैं। Yes. तो इन दैट केस क्या ये बैंक के डिस्क्रिप्शन पर होता है कि हाउसिंग लोन देना नहीं देना, या इसके लिए क्या उपाय या क्या सोल्यूशन निकाला जाता है? यस, अगर उनका प्रॉपर्टी वहाँ के नगर निगम में या डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के जुरिस्डिक्शन में आता है तो वहाँ पे उनके जो भी दस्तावेज पुराने 30 इयर्स से भी पुराने अगर हैं तो उनका पूरा दस्तावेज को चेक किया जाता है। अगर उन दस्तावेजों को पाया जाता है एडवोकेट के थ्रू कि ये दस्तावेज सही हैं तो वो हाउसिंग लोन के लिए अप्लाई कर यानी सकते हैं। बिना रजिस्टर्ड डीड के सर्च रिपोर्ट के आधार पर भी हाउसिंग लोन सैंक्शन हो सकता है? रजिस्टर्ड होना मैंडेट मींस डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड वहाँ पे उनका होना नहीं, मैंडेट। लेकिन अगर प्री इंडिपेंडेंस इरा की बात करें, कई प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जब Yes. रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ करता था। Yes. हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है वो अगर प्री इंडिपेंडेंस की बात करें तो उस समय की प्रॉपर्टीज पर हाउसिंग लोन क्या दिया जा सकता है? सरकारी बैंकों में थोड़ा आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक थोड़े लिमिटेशंस हैं, बट एनबीएफसीज उस तरह की प्रॉपर्टीज पे भी लोन करते हैं। संतोष जी, अगर रीपेमेंट की हम बात करें तो कोई अगर होम लोन लेता है, जैसे मयंक जी ने बताया इन्होंने घर बनवाया है अभी, तो अगर रीपेमेंट की बात करें तो उसका क्या प्रोसीजर होता है और क्या रीपेमेंट किया जा सकता है, और अगर कोई रीपेमेंट करता है तो क्या उसकी कोई पेनल्टी है? 48 मंथ्स का मैक्सिमम मोरेटोरियम दिया जा सकता है और 30 इयर्स का टोटल रीपेमेंट पीरियड रहता है। सो 30 इयर्स में वो रीपे कर सकते हैं। मैक्सिमम एज एक इंडिविजुअल की 75 इयर्स तक वो अपना रीपेमेंट कंटिन्यू कर सकता है। और उनको ताकि बोझ ना लगे शुरू में जब तक उनका मकान नहीं बने, तो उनको 48 मंथ्स का मोरेटोरियम पीरियड भी हम उसमें देते हैं। संतोष जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं पंजाब से, रोहित सेट्टी। रोहित जी नमस्कार, आप तक अगर आवाज़ पहुंचती है तो अपना सवाल पूछें। हाँ जी, नमस्कार जी। जी मैडम, ये मेरे पूरा सवाल ये है कि जैसे हम होम लोन मैंने अगर 10 साल के लिए लिया है, लेकिन मैं उसको 2 या 4 साल बाद उसको फिनिश ऑफ करना चाहता हूँ या चुका देना चाहता हूँ, तो उस वक्त वो क्या प्रोसीजर रहता है? बैंक की तरफ से हमें कितना वो इंटरेस्ट में कुछ रहता है, वेतन मिल जाता है उसके अंदर, मतलब पूरा तो नहीं देना पड़ेगा, या मतलब कोई मिनिमम टाइम होता है कि कितने साल में मिनिमम चलाना ही पड़ेगा होम लोन? रीपेमेंट के विषय में बात करें। हाँ, रीपेमेंट के लिए मैक्सिमम जैसे मैंने बोला 30 साल तक आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप कुछ समय के बाद में महसूस करते हैं, जैसे अभी उन्होंने पूछा कि 4 से 5 साल के बाद में, उस पर कोई पेनल्टी नहीं होता। आरबीआई के गाइडलाइंस के मुताबिक सभी वित्तीय संस्थाएं उनको में जाके वो अपना लोन अकाउंट क्लोज कर सकते हैं और कोई पेनल्टी नहीं लगेगा और उनके डॉक्यूमेंट्स उनको वापस रिटर्न कर इसमें देंगे। क्या प्रोसीजर? मिनिमम टेन्योर होगा मैम क्या प्रीपेमेंट के? नहीं, ऐसा कोई यानी डिफाइन अगर नहीं मैंने है। लोन वो आज लिया purchase और of 3 महीने बाद प्रीपे करना चाहूँ तो कर सकता अगर हूँ? परचेज ऑफ फ्लैट है तो उस केस में कर सकते हैं, और ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो कर सकते हैं। अगर उसमें कंस्ट्रक्शन चालू है तो 2 साल का टाइम पीरियड हम मान के चलते हैं। उसमें भी ओनली कुछ पेनल्टी लगेगा, बट वो क्लोज कर सकते हैं, उसमें कोई बाध्यता मैम नहीं है। रीपेमेंट की जहाँ तक बात की हमने, उसका प्रोसीजर क्या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं उसके लिए, या जाकर बैंक इंस्टीट्यूशंस में ही हमें बात करनी होगी? नहीं, ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। आजकल सभी जगह पे
ऑनलाइन आप बैंक की वेबसाइट्स पे जाके करें ताकि किसी भी तरह के फ्रॉड से भी आप बच सकते हैं। और ऑनलाइन एप्लीकेशन जब करेंगे वहाँ पे आपके सिबिल स्कोर से आपका लिंक किया जाएगा और उसके मुताबिक आपको इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया जा सकता है। फिर प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स और बाकी दस्तावेज जमा कराने के लिए वो बैंक में अप्रोच कर सकते हैं। मैम, आपने सिबिल स्कोर, क्रेडिट स्कोर की बात की, मैं उसी से जानना चाहूँगी कि क्या होम लोन लेने के बाद में हमारा क्रेडिट स्कोर कम होता है, क्या ये नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है? नहीं, अगर आपका रीपेमेंट रेगुलर है तो आपका बढ़ता है, क्रेडिट स्कोर इंक्रीज होता है। सो सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि वो अपने क्रेडिट स्कोर को देखें ताकि उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लिंक्ड रहता है और आपका इम्प्रूवमेंट आता है सिबिल स्कोर में। संतोष जी, कोई डिजिटल अप्रूवल या प्री अप्रूवल जैसा मैकेनिज्म भी होता है बैंक्स में? यस, डिजिटल अप्रूवल जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपको आपका क्रेडिट स्कोर से लिंक होके आपको प्री अप्रूव्ड जो लोन मिलता है दैट इज़ टोटली डिजिटल। उसमें आप अपना रिटर्न और इनकम की डिटेल्स फिल करेंगे तो आपको एग्जैक्ट अमाउंट के साथ भी डिटेल मिलेगा। जी। संतोष जी, अगर होम लोन एक कॉलर जुड़ गई है हमारे साथ, उनसे हम प्रश्न ले लेते हैं पहले। जी पुष्पा जी, अपना प्रश्न बोले। हाँ, नमस्ते मैडम। जी नमस्ते। मुझे पूछना था, मैं होम लोन के लिए ट्राई कर रही हूँ पर वह मुझे मिल नहीं रहा। मैं विकलांग हूँ, तो मुझे मिल सकता है क्या होम लोन? दिव्यांगों के लिए कुछ विशेष ऐसा कहीं कोई लिमिटेशन नहीं है, सभी के लिए सेम गाइडलाइंस हैं। आप किसी भी वित्तीय संस्था में जाके अगर आप मिलेंगे तो विकलांग के लिए ऐसा कहीं कोई गाइडलाइंस नहीं है कि कोई पात्रता में उनको मुश्किल है और आपको लोन उनको मिलेगा ही मिलेगा। यस संतोष जी, एक प्रश्न आपसे पूछना था। अगर बोरोवर होम लोन लेता है और अभी उसका लोन आउटस्टैंडिंग है और इसी बीच वो अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहता है, तो क्या वो मुमकिन है? क्या बैंक उसके लिए परमिट करती है? यस, वो बीच में अपना प्रॉपर्टी बेच सकता है, लेकिन उसको लोन अकाउंट साथ ही में क्लोज करना पड़ेगा। अगर वो अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो उससे पहले उनको अपना लोन अकाउंट क्लोज करके और फिर वो अपना प्रॉपर्टी को सेल आउट कर सकते हैं। और क्या बायर को वो लोन ट्रांसफर किया जा सकता है अगर बायर भी सेम बैंक का कस्टमर है? यस, हाँ, अगर वो सेम प्रॉपर्टी पे अगर कोई दूसरा जना उनसे जो परचेज कर रहे हैं वो बैंक में अप्रोच कर सकते हैं, अगर सेम बैंक में या दूसरे बैंक में कहीं भी, तो उनको अमाउंट जो है ट्रांसफर हो जाएगा उनके लोन अकाउंट में और विदाउट उनको अपने आप से रीपे करने की जगह वो पेमेंट जो है वो दूसरी बैंक के माध्यम से उनके लोन के माध्यम से वहाँ पे पेमेंट क्लोज हो जाएगा एंड वो अपना लोन कंटिन्यू कर सकते हैं। संतोष जी, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना फायदेमंद है? दोनों में से क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? ये क्योंकि बड़ी दुविधा होती है किसी बोरोवर के लिए। हाँ, और क्या डिफरेंस है? सबसे पहले तो इसका अंतर समझना जरूरी होगा। जी, फिक्स्ड रेट और फ्लोटिंग रेट में मेरा ये सलाह है कि हम फ्लोटिंग रेट के लिए जाएं, बिकॉज आज की मद्देनजर रखते हुए समय को रेपो रेट जो है वो बहुत कम है, 6.50% है और आने वाले समय में भी जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो है, फेडरल रिजर्व ने भी अपना रेट कम किया है 0.50 बेसिस पॉइंट से। अगर हम चाइना के सेंट्रल बैंक को देखें वहाँ पे भी 0.20% का रिडक्शन है। सो इन डेज टू कम हम भी अपना सोच सकते हैं कि हमारा और भी कम होने की गुंजाइश अगर बनती है। वैसे हमारा इकोनॉमिक कंडीशन, इन्फ्लेशन सब कंट्रोल है तो हम शायद इस रेट से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आशान्वित तो हम भी रह सकते हैं। एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, शैलेंद्र बात कर रहे हैं दिल्ली से। शैलेंद्र जी, प्रश्न पूछिए अपना। वॉल्यूम कम है बिल्कुल सब लोग। शैलेंद्र जी, टीवी का वॉल्यूम कम करें और अपना प्रश्न पूछें। जी पूछें। मैं ये कह रहा हूँ, जो कर्मचारी आप काम करने वाले हैं जी, वो ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट मांगते हैं जो हमारे पास है नहीं जी, और फिर वो टाइम निकल जाता है, कहते चक्कर लगवाते हैं ऑफिस वाले। जी, तो वही जिस बारे में हम बात कर रहे थे, ये वैसे अक्सर थोड़ा बहुत देखा जाता है कि डॉक्यूमेंट्स का बहुत थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। शायद ये समझने का डिफरेंस रह जाता है। अदरवाइज डिफाइंड डॉक्यूमेंट्स हैं कि आपको अपना आईडी प्रूफ देना है, रेजिडेंस प्रूफ देना है, आपके इनकम स्टेटमेंट्स देने हैं, आपका ITR देना है। लिमिटेड डॉक्यूमेंट्स हैं और प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं जो अगर हम एक साथ सभी डॉक्यूमेंट्स को एक लिस्ट ले लें बैंक से पहले कि हमें क्या डॉक्यूमेंट्स लेने हैं और वो लिस्ट लेके उसके साथ में जाएं तो शायद एक बार में ही हमारा काम हो सकता है और हमें इस डॉक्यूमेंट की दुविधा से बचा जा सकता है। संतोष जी, ITR की बात की, इनकम प्रूफ का काम करता है ITR। तो इनकम का कितने टाइम्स तक लोन अवेल किया जा सकता है या बैंक सैंक्शन कर देती है? ये क्राइटेरिया में कुछ बदलाव लेके आए हैं। अभी हम डिडक्शन नॉर्म्स देखते हैं कि उसका जितना भी इनकम है उसके अकॉर्डिंगली मैक्सिमम हम कितना
EMI में डिडक्ट करके ले सकते हैं। जी। सो वो 80% तक अलाउ है। और ये इनकम आप ग्रॉस टोटल इनकम देखी Yes. जाती है या नेट इनकम देखी जाती है? ग्रॉस टोटल इनकम। ओके। हाँ जी। संतोष जी, हम बात कर रहे हैं होम लोन की। Yes. ऐसे में हमारा पहला जो स्टेप होता है, कोई भी एक आम इंसान पहले घर खरीदने का काम करता है, तो उस बारे में हम बात करेंगे कि एक आम इंसान को घर खरीदते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जिसको उसको लोन सैंक्शन करवाने में प्रॉब्लम्स ना हो। जी। यस। आज के वक्त में रेरा रजिस्ट्रेशन से इतना बड़ा हेल्प हुआ है कि उनको प्रॉपर्टी, अगर वो आज कोई फ्लैट परचेज करना चाहते हैं तो अगर रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है तो उसमें उनको बेनिफिट ये होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से अगर उनका प्रॉपर्टी का पोजीशन में उनको प्रॉब्लम आए तो वो भी, उससे भी उनको रियायत मिलती है। और अप्रूवल में एज सच बैंक की तरफ से कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है, बट उनको पोजीशन के लिए ये एक अच्छा माना जाता है क्योंकि वो प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं। और परचेज ऑफ प्लॉट अगर आप कर रहे हैं तो आप देख लें कि वो वहाँ की डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के अंडर रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स हों, वो कॉलोनीज़ वहाँ की डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ की अप्रूव्ड कॉलोनीज़ हो जहाँ पे वो प्रॉपर्टी ले रहे हैं, ताकि उनको बाद में किसी भी तरह की मुश्किलें ना आए। जी, एक और कॉलर जुड़ गए, आर्यन पटना से बात कर रहे हैं। आर्यन जी, प्रश्न पूछिए अपना। हाँ मैडम नमस्ते। नमस्ते, अपना प्रश्न बताइए। वो बैंकों में जो होम लोन ट्रांसफर होता है जी एक बैंक से दूसरे बैंक में, जी। तो जो वो आरबीआई का गाइडलाइन के अनुसार वो टेक ओवर की पॉलिसी है या बैंक अपने खुद की पॉलिसी जनरेट करता है? ये बैंक की अपनी पॉलिसी है। जनरली हम मान के चलते हैं कि 2 साल का रेगुलर रीपेमेंट होना चाहिए। सभी सरकारी बैंकों में सेम गाइडलाइंस ऑलमोस्ट सेम ही है। और 2 साल का उनका अगर रेगुलर रीपेमेंट है तो वो अपना हाउसिंग लोन टेक ओवर करवाने के लिए उनको कोई दिक्कत नहीं है। और उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट का अगर किसी दूसरी बैंक में फ़ायदा मिल रहा है तो उसका ज़रूर उनको लाभ लेना चाहिए। जी। संतोष जी, आप कार्यक्रम में आई और इतने महत्वपूर्ण जानकारी आपने अपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। निश्चित तौर पर प्रश्न और भी रहे होंगे, हमारे भी और दर्शकों के भी, लेकिन जो जानकारी आपके माध्यम से साझा की गई उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। डीडी मॉर्निंग शो में आने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू और अंशु। अब हमें लग रहा है कि हमारा खुद का घर जल्द ही हो जाएगा। यस, और मैं भी यही उम्मीद करती हूँ। और नवरात्रि के इस समय में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। so much. थैंक यू वेरी मच।